हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एग्जाम हॉल प्रवेश करने से पहले आप हमारे सभी वीडियो को देख लें। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है BA पार्ट 1, जिसे BA फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं। वीडियो नंबर आज का जो है 25 है। बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप बाकी सभी वीडियो को कर लेते हो तो उम्मीद करता हूँ राजनीति विज्ञान में आप 100 में 100 स्कोर कर पाओगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। पेपर 1 देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेपर 2 देखेंगे। और बात करते हैं चैप्टर 5 का। आज आखिरी वीडियो है, ठीक है। कल हम लोग चैप्टर 6 लेके आएंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट करके बता देना। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 50% ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, सर आप सब्जेक्टिव क्यों नहीं करा रहे। तो आप लोगों के एग्जाम में अभी तक मैं जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया वो करा लूँ, इसके बाद हम सब्जेक्टिव लेके आएंगे। और सब्जेक्टिव इससे भी बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने वाले हम लोग सब्जेक्टिव में। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, ताकि आप लोगों को बोरिंग सा फील ना हो और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़े। तो टारगेट विद 7 को सब्सक्राइब कर लिए नए होते। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बात करें तो रेलवे SSC में भी ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किस कानून की श्रेणी में आता है। ये प्रश्न काफ़ी शानदार है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो संवैधानिक कानून के तहत ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संवैधानिक कानून के तहत राज्यपाल की नियुक्ति श्रेणी में आता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किस श्रेणी में आता है, संवैधानिक कानून के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा देश प्रशासकीय कानून की सर्वोत्तम उदाहरण है। जब भी प्रशासकीय कानून की बात करें, प्रशासकीय कानून का उदाहरण दे तो आप फ्रांस चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रांस। प्रशासकीय कानून की बात करें तो फ्रांस आप चले जाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कानून प्रचलित रीति रिवाजों और परंपराओं का विकसित रूप होता है। जैसे कि बात करें प्रचलित रीति रिवाज की जब बात करते हैं हम, तो जहाँ पर आपके नानी का घर होता है, ठीक है, वहाँ पर भी, और आपके दादी के गांव में भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जहाँ पर दोनों सेम है। जब यहाँ पर भी सेम है और वहाँ पर भी सेम है, मतलब ये प्रचलित रीति रिवाज है। और रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये हम रीति रिवाज और परंपराएं कह सकते हैं। तो इस विकसित रूप को हम क्या कह सकते हैं? तो प्रथागत कानून। जी हाँ, जैसे कि कहा जाता है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का प्रथा चला आ रहा है, ये हमारे पूर्वजों की प्रथा है। तो ये पूर्वजों की जो प्रथा चलती आ रही है मतलब प्राचीन काल से वर्तमान काल की ओर, तो इस प्रथा को हम क्या कहेंगे और किस कानून के अंतर्गत रखेंगे? तो प्रथागत कानून के अंदर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि किस देश के कानून में रीति रिवाजों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। किस देश के कानून में रीति रिवाजों ने, जी हाँ, जैसे कि उनका जो रीति रिवाज जो पूर्वज उनका जो है फॉलो करते आ रहे थे, उसी को कानून में वो पिरो दिया। तो सबसे ज़्यादा किस देश में रीति रिवाजों को पिरोया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में जो है रीति रिवाजों पर ज़्यादा महत्व दिया गया है और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है रीति रिवाजों को, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। और यदि हमारे भारत में भी पुराने रीति रिवाज प्रथा को माना जाता तो अभी हमारा देश विश्व गुरु अवश्य कहलाता। क्योंकि जैसे मान के चलो कि पीपल की पूजा की जाती है, तो पीपल की पूजा करने में भी कहीं ना कहीं साइंस है, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है हमेशा मुझे ऑक्सीजन देते हैं। जैसे तुलसी का पौधा ले लो आप, तुलसी का पौधा प्रत्येक घर आंगन में देखने को मिलेगा, उसकी पूजा की जाती है। परंतु साइंस के रूप में देखा जाए तो वो हमेशा जो है 24 आवर्स जो है प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देती है। तो हम अपने पुराने रीति रिवाज को खोते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको कोरोना जैसे महामारी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम लोग। रीति रिवाजों को शामिल कर कॉमन लॉ किस देश में काफ़ी प्रचलित है। रीति रिवाजों को हम लोग, यानी कि एक देश ऐसा भी है जो कि रीति रिवाजों को शामिल कर लिया और कॉमन लॉ किस देश में काफ़ी प्रचलित हो गया। देखिए क्या बात यहाँ किया जा रहा है कि रीति रिवाज को शामिल करके उन्होंने कॉमन लॉ लाया, ठीक है, और वो काफ़ी प्रचलित भी रहा।
इसके बारे में कौन सा देश में है? जर्मनी में। जर्मनी में जो है रीति रिवाजों को शामिल कर लिया गया उसके कानून में, ठीक है। उसका नाम रखा गया कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो है काफ़ी प्रचलित रहा जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, भारत में किस अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ये बताना है आपको, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश, जब अध्यादेश की बात आती है भारत में तो राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ही ये अधिकार दिया गया है। ये प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं और बीए पार्ट 1 में तो पूछेंगे ही, इसमें कोई शक है नहीं। तो भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम लोग। AK-47 कानून के किस स्रोत के अनुसार, कानून के किस स्रोत के अनुसार ईश्वर ही समझ संस्था के कानून का उद्गम माना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म, धर्म ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कानून के धर्म स्रोत के अनुसार, कानून के धर्म स्रोत के अनुसार ईश्वर ही समझ संस्था के कानून का उद्गम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं हम लोग। किन विचारकों के अनुसार, किन विचारकों के अनुसार दंड अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा गया है? ठीक है, दंड जो है अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार है, यानी कि निषेध, प्रवेश निषेध, यानी निषेध का मतलब समझ रहे हैं, उपहार कहा गया है। दंड जो है अपराधी के लिए एक निषेधात्मक उपहार है, गिफ्ट है, ठीक है। ये किसने कहा है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कथन है हिगोल कांट। हिगोल कांट महोदय कहते हैं कि दंड जो है अपराधी के लिए एक निषेधात्मक उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विचारक के अनुसार, किस विचारक के अनुसार दंड देने में भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए? जिस समय हम दंड देते हैं उस समय भावना या दुर्भावना से काम नहीं लेना चाहिए, जो वाजिब बनता है उसी हिसाब से मुझे चलना चाहिए। हम भावना में, जैसे मान के चलो हम एक जज हैं और हम दंड दे रहे हैं तो भावना में बह गए, या हम दंड देते समय दुर्भावना हमारे अंदर आ गई, तो ये सबको त्यागना पड़ेगा तो ही आप दंडाधिकारी बन सकते हैं। तो ये कथन जो है बेंथम महोदय ने दिए हुए हैं, ठीक है। दंड देते समय आप भावना या दुर्भावना से काम आपको नहीं लेना चाहिए, बेंथम महोदय कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, किसके अनुसार वह समाज जो जीवन की कदर करता है उसे तत्परता से जीवन नहीं लेना चाहिए? ये प्रश्न जो है काफ़ी शानदार है और टॉप्ट महोदय कहते हैं, टॉप्ट महोदय कहते हैं कि समाज जो जीवन का कदर करना चाहता है उसे तत्परता से जीवन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत और दंड के लिए सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आँख के लिए आँख, जो जैसा है उसके लिए वैसा, दांत के लिए दांत, दंड के लिए सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों ये प्रतिशोध सिद्धांत के लिए आता है। प्रतिशोध मतलब हमारे अंदर जो है बदला की भावना है, प्रतिशोध की भावना है। जैसे कि बात कर लिया जाए कि हम किसी के जहाँ, यानी कि मान के चलिए आपका डॉगी हमारे यहाँ आ गया और हम आपके डॉगी को पीट दिए, आपके मन में भी होगा कि उन्होंने मेरे डॉगी को पीटा तो मैं भी उसके डॉगी को पीटूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमारे घर के ग्रिल को तोड़ा तो मैं भी उसके घर के ग्रिल को तोड़ूंगा, उन्होंने मेरे साथ जैसा किया वैसा ही करूंगा। ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विधि के समक्ष समानता संबंधित है, विधि के समक्ष समानता संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। नागरिक समानता से, विधि के समक्ष समानता किससे संबंधित है? नागरिक समानता से। विधि के समक्ष समानता किससे संबंधित? नागरिक समानता से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? निम्नांकित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो कानून का स्रोत जो है वो समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कानून का स्रोत समिति नहीं है, परंतु रीति रिवाज है, धर्म है, परंपरा है, ये सब कानून का स्रोत है, परंतु समिति नहीं है भाई साहब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं हम लोग। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने के लिए अधिकार प्राप्त है, ये कथन किसका है? ये प्रश्न भी काफी लाजवाब है, लॉक महोदय का है। जी हाँ, लॉक महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन दंड सबसे पुरातन सिद्धांत है? कौन सा दंड जो है वो सबसे पुरातन सिद्धांत है?
तो प्यारे दोस्तों, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकलात्मक सिद्धांत, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, तो प्रतिशोधात्मक या प्रतिकलात्मक सिद्धांत सबसे पुरातन सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्न में कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व नहीं है? तो अनुपात नहीं है, निष्पक्षता है। निम्न में कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? अनुपात है, निष्पक्षता और मानवता है, यानी कि उपरोक्त में से सभी। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कमेंट करके बता दो। और आपको इस वीडियो का PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि शास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई है। जी हाँ, विधि शास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई थी 1838 ईस्वी में। विधि शास्त्र पर व्याख्यान कब प्रकाशित की गई थी? 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट है हमारा, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की का लेखक कौन है? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की का लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों, जेम्स पैटर्सन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? तो समिति नहीं है, रीति रिवाज है, न्यायिक निर्णय है, ठीक है, विधानसभा। इसके बाद समिति नहीं है कानून का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 60 है, कानून मनुष्य के लिए बाहरी कार्यों के साधारण नियम है जो राजसत्ता द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? इसके बारे में आपको बताना है। तो वेबर महोदय, जी हाँ, वेबर महोदय ऐसा कहते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विषयों के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।